हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर हदी हियर। आज आपको फर्स्ट चेक के बायोलॉजी से चैप्टर डाइजेशन पढ़ाएंगे, लेकिन डाइजेशन का जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंथी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको ब्रेकअप करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाकर डाइजेशन को हम कंप्लीट कर सकें। आज के लेक्चर में हम डाइजेशन का इंट्रोडक्शन कराते हैं, साथ ही साथ डाइजेशन के अंदर जो पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी का वो उससे आपको थोड़ा सा आशनास करते हैं, और न्यूट्रिएंट का जो लफ्ज़ है ये आज आपको होता है। तो एक छोटी सी वीडियो होगी आज की, तो ये पहली वीडियो होगी, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट आएगा। न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? वो तमाम के तमाम चीज़ें जिसे हम और आप खाते हैं, ज़ाहिर है अपने माहौल से ही खा लेते हैं, वो चीज़ें फिर जाकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो वो तमाम के तमाम चीज़ें जिसे हम और आप माहौल से लेते हैं, और लेने के बाद वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इससे हम ग्रोथ भी करते हैं, ग्रोथ भी लेते हैं। तो वो तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगी। अब आप हैरान होंगे कौन कौन सी चीज़ें? भाई जो आप खा रहे होते हैं, जो फूड है आप लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, आप लोग सब्ज़ी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, इन सब के अंदर मौजूद है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इस वक्त मेरे सामने जो टेबल है वो सचमुच वहाँ पर जो है एक बास्केट है, उसके अंदर अंगूर पड़ा हुआ है। तो अभी लेक्चर से पहले मैंने कुछ दाने मैंने खा भी लिए। तो इससे क्या होगा, जब ये आपके बॉडी में जाएंगे ये वहाँ पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ आपको वही एनर्जी से ज़ाहिर है आपकी बॉडी की ग्रोथ भी हो रहेगी। आप जब छोटे बच्चे थे, हम और आप जब छोटे थे, तो हमारी ग्रोथ हो रही थी। किस लिए? बिकॉज हमें खुराक मिल रही थी। वो खुराक क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में वाटर भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, लिपिड्स भी है, प्रोटीन भी है। ये सारे के सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर में। तो बहरहाल ये न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन हुआ। और अगर आप दूसरे साइड पे देखें, न्यूट्रिशन अगर आप देखें, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन फिर एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। क्या, कौन सा अमल है? वो प्रोसेस जिसमें आप माहौल से चीज़ों को उठा लेते हैं, खा लेते हैं, वो आपकी बॉडी में जाकर यूज़ हो जाते हैं। तब इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रिशन का नाम देंगे। सो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज हैं। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं यहाँ पर डाइजेशन की तरफ कि डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। डाइजेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसकी मदद से आपका जो फूड जो आप लोग लेते हैं, अभी फूड का जिक्र हुआ था, खुराक का जिक्र हुआ था, जो फूड आप लेते हैं, ये लेट्स सपोज ये क्या है, ये हमारे पास क्या है? फूड है, ठीक है। लेकिन ये जो फूड है इसका जो साइज है वो बड़ा है, लार्ज साइज है, ठीक है। फूड इज लार्ज साइज पार्टिकल। आपने जो कुछ भी लिया, भाई बिस्किट खा लिया है, आपने गोश्त खा लिया, आपने कोई सब्जी या कोई फ्रूट आपने ले लिया, ये वो फूड है जो आपके बॉडी के अंदर अब इंटर हुआ है। अब ये लार्ज साइज है, तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। इसकी हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। जब इस फूड पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इसकी जब ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे साइज़ के हो जाएंगे। अभी भी ये फूड है, लेकिन अब ये क्या हुआ? ये स्मॉल साइज़ हो गए, ठीक है, छोटे साइज़ के हैं। जब ये इतने छोटे साइज़ के हो जाएं, इतने छोटे साइज़ के हो जाएं कि ये बिल्कुल मॉलिक्यूल के इक्वल आ जाए। कौन सा? मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूलर का लफ्ज़ जब आ जाएगा तो उसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा छोटा होना, बहुत ज़्यादा छोटा। अदरवाइज इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको छोटा पार्टिकल कहोगे, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स कहोगे। लेकिन कितना छोटा होना चाहिए? इतना छोटा हो कि उनका साइज मॉलिक्यूलर साइज में आ जाए। दूसरे आसान अल्फाज में बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूलर क्या है, सादा अल्फाज में फूड पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाए कि वो आपके सेल के अंदर आसानी से इंटर हो सके। ये आपका सेल है, ये अब आपका सेल है, ठीक है, दिस इज योर
सेल, ठीक है, ये है आपका सेल। और ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो फूड पार्टिकल है, ये आपके सेल के अंदर आसानी से आ सके तो इतने साइज तक की ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो ये है डाइजेशन का एक तारुफ। अब आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? द प्रोसेस इन विच लार्ज फूड पार्टिकल्स, आप लोग लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके, द प्रोसेस इन विच लार्ज फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स of molecular size so that these particles can easily enter into the cell. This process is called as digestion. तो कितना अच्छा छोटा सा टॉपिक लग रहा है कि भाई बस इतना सा हो गया, ख़त्म। फूड पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए और प्रोसेस का नाम है डाइजेशन, टॉपिक ख़त्म। यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स है ये कैसे टूटेंगे, इसकी ब्रेकडाउन किस तरह होगी और ये आपके बॉडी में कहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होगी? तो खोपड़ी में दो बड़े सवाल आएंगे। नंबर 1, ये फूड पार्टिकल्स अगर छोटे हो रहे हैं तो कैसे छोटे हो जाएंगे? 1, और हमारे बॉडी में कहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होगी? तो हम आपको बताएंगे पुर्जा पुर्जा, पार्ट बाय पार्ट, कि यहाँ क्या होगा बॉडी में, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। ये जो एक डाइजेशन का जो एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब लफ्ज़ सिस्टम का आता है तो उसका मतलब है बहुत सारे पुर्जा पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। एक पुर्जा, दूसरा पुर्जा, तीसरा पुर्जा, ये सारे मिलके काम करेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करेगा? उसके अंदर पुर्जा पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स है। वो पार्ट्स जो है अपना रोल अदा करेंगे। एक पार्ट अपना रोल अदा करेंगे, दूसरा फिर अपना रोल अदा कर, इस तरह करते 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 सारे मिलके फूड पार्टिकल को फाइनली छोटे साइज में कन्वर्ट कर देंगे। तो बॉडी के अंदर वो जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स जो है, वो मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेशन में सबसे पहले जो लफ्ज़ यूज़ होगा वो आपका माउथ है। ये जो माउथ है इसके अंदर जो खड्डा है, कैविटी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो कैविटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़बान भी है, ठीक है, ये आपका ज़बान भी है और ऊपर नीचे आप सुर्ख कलर के आप टीथ भी नज़र आ, ठीक है, दांत आपको नज़र। ये जो डायग्राम ये ऐसा है जैसे कि इस बंदे को हमने इस पोजीशन में खड़ा किया हुआ है और आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, साइड व्यू आप देख रहे हैं। तो ये जो कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या है? इस कैविटी का नाम है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अच्छा, नंबर 1, मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। नंबर 1 ओरल कैविटी, ये आपका पहला हिस्सा है, ओरल कैविटी। इसके अंदर दांत है और ज़बान है। ज़बान से आप उसका जायका भी फील करेंगे, दांत की मदद से आप खुराक को चबाएंगे, ठीक है, जो बड़ा पार्टिकल है खुराक को आप चबाएंगे। और यहाँ पर थोक है, सलाइवा है। जब इस वक्त आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह के अंदर पानी सा जो नज़र आ रहा है आपको, वो जो पानी है मुंह के अंदर, जब लेमू को देखते हैं तो पानी आता है, वैसे लेमू के बगैर भी पानी आपके मुंह के अंदर होता है, उसका नाम है सलाइवा, जो आपके हल्क को, मुंह को गीला रखते हैं 24 आवर्स। ये सलाइवा, ये 3 की 3 आपको यहाँ पे मिलेंगे। सलाइवा क्या करेगा? वो खुराक को सॉफ्ट करेगा। ये मैं सारा तफसील से अभी नहीं बता रहा, जस्ट सरसरी आपको बता रहा, ठीक है। एक छोटा सा आइडिया फिट हो जाएगा, आसान सा आइडिया, व्हाट हैपन, यहाँ पर हो क्या रहा है। बकल कैविटी के बाद दूसरा हिस्सा जो है वो है फेरिंक्स। इधर यहाँ पर एक दूसरा हिस्सा आएगा, ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम क्या है? फेरिंक्स, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा है। फेरिंक्स एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर सांस की नाली और खुराक की नाली दोनों यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। नीचे से अगर आप देखिए तो सांस की नाली, इस वक्त डायग्राम में सांस की नाली नज़र नहीं आ रही है, अलबत्ता ये जो आपको एक पाइप नज़र आ रहा है, ये वाला जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये खुराक का पाइप है। वैसे यहाँ पर 2 पाइप है, एक खुराक का है, एक सांस का है। तो खुराक वाला और सांस का जो पाइप है वो दोनों यहाँ पर आकर ओपन हो जाते हैं। इस स्टेशन का नाम क्या है? फेरिंक्स।
और इस फेरिंग्स के अंदर हम फिर मजीद भी जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पर आवाज़ पैदा करने का एक स्ट्रक्चर भी है, लेरिंग्स भी है, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये पार्ट आपने दूसरा हिस्सा आपने लिखा, सेकेंड पार्ट इज फेरिंग्स। जब आप फेरिंग से नीचे आएंगे तो आपको एक पाइप नज़र आएगा। उस पाइप का नाम क्या है? उस पाइप का नाम है एसोफेगस। एसोफेगस, एक तो आप उसको फूड पाइप भी कह सकते हैं, फूड पाइप, लेकिन उसको एसोफेगस भी कह सकते हैं। तो ये आपका तीसरा हिस्सा है। एसोफेगस में जो खुराक आपने दांत और सलाइवा के जरिए उसको नरम कर दिया, थोड़ा बहुत यहाँ पर उसको चबाया, ये खुराक फिर आपकी इस पाइप के अंदर मूव करेगा टुवर्ड्स द एक थैले नमा स्ट्रक्चर आएगा, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर आएगा जिसका नाम है स्टमक। यहाँ पर जो खुराक मूव करेगा, ये हम इस पे तफसीली भी बात करेंगे, लेकिन इतना बताऊं कि ये ग्रेविटी के जरिए नहीं आएगा। जैसे कि आप आम पाइप के अंदर आप कुछ छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद नीचे आ रहा होता है, नहीं, यहाँ पर जो है खुराक को नीचे आने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जो उसको बैक से, पीछे से जो है फोर्स पुश करता हुआ नीचे लाएगा। खुराक खुद ब खुद नहीं आएगा ग्रेविटी के जरिए, बट कीप इन माइंड, कभी भी खुराक ग्रेविटी के जरिए नीचे नहीं आएगा, बल्कि इसको यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर दिया जाएगा, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। अब यहाँ पर एक और जो थैला स्टार्ट हो रहा है, ये मस्क्यूलर है मतलब यहाँ पर मसल आपको मिलेंगे। इसका नाम क्या है? ये आपका फोर्थ पार्ट है और इसको हम लोग क्या नाम लेंगे? स्टमक। ये है आपका स्टमक। स्टमक के अंदर दो काम होते हैं। नंबर 1, एक तो यहाँ पर खुराक की स्टोरेज होती है, यहाँ पर खुराक की स्टोरेज होती है, खुराक यहाँ पर स्टोर पड़ा रहता है। सुबह आप कुछ खाओ, फिर चले जाओ काम करने के लिए, वो खुराक को आप जेब में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझो कि ये स्टमक ही आपका जेब है, उसके अंदर पड़ा रहेगा। स्टमक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत खुराक आपकी बॉडी को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये किस्म का रिजर्वायर है आपका स्टमक, एक तो ये है। नंबर 2, कुछ डाइजेशन भी यहाँ पर होगी, कुछ खुराक यहाँ पर हजम हो जाएगा, इसकी तोड़फोड़ स्टार्ट हो जाएगी। एक और बात मैं बताता चलूं कि ये जो तोड़फोड़ का सिलसिला है, मैं डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, खुराक की तोड़फोड़ कहाँ स्टार्ट होती है? ये आपके लिए एंट्री टेस्ट के लिए एक अच्छा सा एमसीक्यूज भी से बन सकता है। खुराक की तोड़फोड़ बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, मतलब वो उसकी तोड़फोड़ वहां से शुरू हो जाती है। एक और सवाल, वो कौन सी चीजें हैं जो खुराक को तोड़ देते हैं? उसका नाम है इंजाइम। इंजाइम खुराक को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो आपकी बकल कैविटी में भी इंजाइम है, जिसको हम तफसील से पढ़ेंगे जब ये लेक्चर आ जाएगा। तो स्टमक के अंदर भी क्या है? इंजाइम है जो आपके खुराक को तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा स्टोरेज प्लस डाइजेशन यहां पर आ जाएगी, स्टोरेज प्लस डाइजेशन। कुछ लोग समझते हैं कि स्टमक सिर्फ और सिर्फ हाजमे के लिए है, जो कि गलत है। बहुत ही थोड़ी सी स्मॉल पोर्शन ऑफ डाइजेशन वो यहां पर होता है, थोड़ा सा डाइजेशन। बाकी जो असल में जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव डाइजेशन है वो स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा जो है डाइजेशन का मरहला यहां पर कंप्लीट होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि स्टमक का जो दीवार है वो कोई शीशे का नहीं बना हुआ, तो वो बड़ा लचकदार रबर मस्कुलर वॉल है जो कि मूव करता है, और इसके अंदर जो खुराक आएगा ये उस खुराक की तरह से स्क्वीज करता हुआ तोड़ देता है। मैकेनिकल डाइजेशन यह एक काम भी करता है, यानी इसकी खुराक की तोड़फोड़। एक तो ये जो जूसेस इसको मिक्स भी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ उसको मिक्स भी कर लेते हैं, और साथ साथ इंजाइम भी छोड़ देते हैं। स्टमक के अंदर जो इंजाइम हैं उनके लिए क्या होगा? यहाँ पर छोटे छोटे से थैले हैं। स्टमक के अंदर छोटे छोटे से थैले पड़े होते हैं। स्टमक खुद एक थैला है, लेकिन स्टमक के दीवारों के अंदर छोटे छोटे से थैले पड़े। मैंने उनको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा ताकि आपको नजर आ जाए। ये जो थैले हैं इनको क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं, अगर ये मुंह के अंदर है तो हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और अगर ये स्टमक के अंदर है तो हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स छोटे छोटे थैले हैं जिनके अंदर क्या है?
एंजाइम होते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो खुराक का सिलसिला है वो आपके स्टमक में आ चुका है, स्टमक के अंदर आपका ये जो खुराक है वो पहुंच चुका है। स्टमक के अंदर जो हालात है वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी है, वो एसिडिक है। तो खुराक की जो तोड़फोड़ है यहाँ पर कौन सा माहौल है? एसिडिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है तेज़ाबी माहौल है। ये जो खुराक है जो स्टमक के अंदर पड़ा होता है, जाहिर है ये भी तेज़ाबी होगा, क्योंकि स्टमक के अंदर तेज़ाब है, HCl है, उस तेज़ाब की वजह से खुराक भी क्या होगा? तेज़ाबी होगा। तो ये खुराक है, ये जो एसिडिक है खुराक है, ये जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से बहुत सारे एंजाइम रिलीज हो करके यहाँ पर भी खुराक को तोड़ फोड़ स्टार्ट करेंगे। तो अब ये जो आपका इंटेस्टाइन है, ये जो पाइप अब शुरू, देखो यहाँ तक तो ये स्टमक था, ब्लैक कलर था, अब यहाँ पर क्या है? रेड कलर है। ये जो रेड कलर ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैं आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपने अभी तक अब नाम याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक की डाइजेशन शुरू होगी। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आके ख़त्म होएगा। जैसे ही खुराक यहाँ से मूव करता हुआ जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इसके अंदर डाइजेशन का मरहला तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो पाइप है ये दाखिल होगा, इंटर होगा एक और बड़े पाइप के अंदर जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका नाम है लार्ज। ये जो आप देख रहे हैं ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन और ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर माहौल एसिडिक था तो यहाँ पर माहौल क्या है? अल्कलाइन माहौल है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। ये होगा इसका डायग्राम, ठीक है। ये पाइप इस तरह से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे से होता हुआ मूव करेंगे। ये पूरा का पूरा एक पाइप है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आकर फिनिश्ड हो जाएगा। स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स है, ये उसका एसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। ये उसका दूसरा हिस्सा है, ये उसका तीसरा हिस्सा है। और यहाँ पर पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट्स है, ये पहला जो हिस्सा है, जो पहला जो थैला है जिसके साथ एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पर, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। और जब अक्सर लोगों का यहाँ पर एक पेन प्रोड्यूस होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको अपेंडिसाइटिस हो गया है, इसको फिर काट देते हैं। तो इसका नाम क्या है? सीकम, सीकम। उसके बाद जो लंबा सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है बहुत यहाँ पर, इसके बाद जो भी आपको हिस्सा नज़र, दिस इज कॉल्ड एज कोलोन, और सारा का सारा यहाँ तक लास्ट में ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या आएगा? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक तो खुराक हजम हो गया, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जब आपका खुराक यहाँ पर हजम होगा तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ खून की रगें भी आपको नजर आएंगी। क्या होगा? ब्लड वेसल्स। तो मैंने बड़ा लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ आपको क्या नजर आएगा? ब्लड वेसल नजर आएगा। तो जो खुराक यहाँ पर हजम हो चुका है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हजम हो गया, हजम शुदा खुराक यहाँ से मूव करके कहाँ पर आ जाएंगे? ब्लड के अंदर आएंगे, इस तरह से, ठीक है। ब्लड के अंदर आएंगे। जो हजम शुदा खुराक है आपके खून में जाएगा, लेकिन सारा का सारा खुराक हजम नहीं होगा। कुछ खुराक अनडाइजेस्ट रहेगा, वो हजम नहीं होगा, फालतू खुराक है। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर वाटर होंगे, पानी होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। और ये जो गैर हजम शुदा खुराक है जो अभी तक हजम नहीं हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में
इसके अंदर वाटर मौजूद होगा। हम क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में इसको रीएब्जॉर्ब करेंगे। किसको रीएब्जॉर्ब करेंगे? जो वाटर है, ये जो फुजला है, फुजला के अंदर जो वाटर है उसको खाली सिर्फ रीएब्जॉर्ब करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मकसद क्या हुआ? जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मकसद डाइजेशन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मकसद डाइजेशन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का मकसद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर मोस्टली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। मोटे वैसे तो यहाँ पर विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी होती है, लेकिन यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या होगा, फिर से लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी हमारे पास होगा खून की नालियाँ, ठीक है। क्या होगी? ब्लड वेसल, खून की नालियाँ लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो बहुत ज़्यादा पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहाँ पर? खून के अंदर, ताकि ये जो फालतू खुराक इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये फालतू खुराक थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, इससे पानी चला जाए। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पानी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर जो खुराक पड़ा हुआ है, जो गैर हाज़िम खुराक है, वो खुराक इतना सख्त हो जाएगा कि वो यहाँ से मूव भी नहीं कर सकता और बंदे को कब्ज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है कि ये मूव नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो वाटर है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते, सारा का सारा पानी इधर ही रहता है। उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा का सारा यहाँ पर पानी के साथ मिला होता है, और फिर इस केस में उसको क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं, ठीक है। डायरिया कहते हैं। जब पानी यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होएगा, सारा का सारा पानी इधर ही रहेगा, तो पानी की हालत को क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। उस बंदे के जिस्म से बार बार वॉशरूम जाएगा या जाएगी, उसको फील होगा कि मुझे बार बार जो है सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मैं बार बार वॉशरूम जाऊं, बार बार जो है वो थोड़ा सा वाटरी किस्म का फीसिस करते हैं। फीसिस क्या है? फीसिस फुजले को बोलते हैं, ठीक है, जो बड़ा पेशाब किस्म कहते हैं। वो जो फीसिस बार बार जो है पानी की शक्ल में निकलते हैं, उस केस को डायरिया बोलते हैं। तो डायरिया हो जाता है। डायरिया की वजह से और भी बहुत सारे वजूहात होते हैं, उनमें ये एक वजह है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है डाइजेशन। ये खुराक मूव करता हुआ जो गैर हजम शुदा खुराक है, मोस्टली इसका कलर या तो येलो होता है या ब्राउन होता है। कलर भी इसका येलो होता है या ब्राउन होता है, और इसकी एक बदबू भी होती है। वो बदबू क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कुछ जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कहाँ पर भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया इस फूड को तोड़ देते हैं। बैक्टीरिया ही इसको तोड़ते हैं, खासकर जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है उसको जब तोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा? एक किस्म का स्मेल प्रोड्यूस होगा। वही जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट स्मेल होता है। जब यहाँ पर खुराक पहुँच जाता है, कौन सा खुराक? गैर हजम शुदा खुराक। जब यहाँ पर, तो ये इस थैले के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, रेक्टम। ये जैसे जैसे भरना शुरू होते हैं, जब ये ख़ास हद तक फिल हो जाता है तो यहाँ से एक सिग्नल मूव करेगा। यहाँ से रेक्टम से एक सिग्नल जाएगा। कहाँ जाएगा सिग्नल? ब्रेन में चला जाएगा। ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा कि ये जगह फुल हो चुका है। इस यहाँ पर एक किस्म का गेट है, स्फिंक्टर है कि इसको खोल दो। तो ब्रेन वहाँ सिग्नल करके इसको खोल देगा, और खोलने से जो है ये जो फालतू मवाद है ये यहाँ से निकल जाएगा। इस सुराख का नाम क्या है? एनस। जो फाइनल सुराख है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा, उसका नाम है एनस। और ये जो प्रोसेस है जिसमें सिग्नल ब्रेन की तरफ जाकर वहाँ से फिर ये फुजला बाहर जा रहा होता है, फुजले के बाहर जाने को क्या कहते हैं? डेफिकेशन। डेफिकेशन इसको बोलते हैं। बच्चों में ये कंट्रोल नहीं होता, बच्चों में ये कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जैसे जो बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, फिर ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं हद तक। दर्द आ रहा होता है, सिग्नल आ रहा होता है, फिर भी बोलता है बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं जब पहुंच जाऊंगा स्टेज पर तो भी जो है कर सकते हैं। तो ये फिर आपके इख्तियार में है, इसको आप ज़्यादा टाइम तक आप रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रोकेंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। दुआ होती है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर पहुँच के जहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जब वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, आप किसी ऐसी जगह पे घूम रहे हो जहाँ पे नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इससे मुझे जोक याद आया, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, छोड़ो।
अच्छा जनाब, यहाँ तक हो गया आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। देखिए खुराक बड़े बड़े पार्टिकल में यहाँ इंटर हुआ और खुराक की तोड़फोड़ शुरू हुई यहाँ से, स्टार्ट खुराक की, इतना खुराक इतने छोटे छोटे ज़रात में टूटे कि आखिरकार उसने क्या किया, उसने स्मॉल इंटेस्टाइन से अपने आप को ब्लड में भेज दिया। ब्लड में जब खुराक आएगा तो वो इतना छोटा होगा कि वो सेल के अंदर जा सकते हैं, और मेन टारगेट ही यही है कि खुराक सेल के अंदर चला जाए, खुराक ब्लड के अंदर। जब आपका खुराक ब्लड के अंदर आ ही गया है, इसका मतलब ये है कि डाइजेशन हो गया। तो जनाब इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट में आप अक्सर कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी से दूसरा वीडियो बनाएं। यहाँ पर वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, कभी अपने काम होते हैं, तो कभी क्या होता है कि मेहमान आ जाता है। जब मेहमान आ जाते हैं, आपको पता है शहर में घर छोटे होते हैं, वो फिर से मसला होता है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। सम टाइम इस तरह से होता है कि लाइट चली जाती है, लाइट का इशू होता है। कभी कभी घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहाँ से आवाज़ें आ रही होती है। अभी भी अगर आपने फील किया हुआ तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इन हालात को देखकर बड़ी मुश्किल हालात में जो है हम वीडियो बनाते हैं। कभी कभी इस तरह से होता है कि मैं 2 3 4 बार रिकॉर्ड कर लेके फिर से बीच में ही वीडियो को कट ऑफ कर लेता हूँ। कभी कोई रेडियो वाला आ रहा होता है, वो अपने अंदाज में आवाज़ उठा लेते हैं, भाई इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई आइसक्रीम वाले आ रहे होते तो वो आवाज़ आ रही थी। तो बहरहाल इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, सूटेबल टाइम मिलेगा, हालात ठीक है, तो मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अभी, चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है हमारे शहर में, हमारे मुल्क में लग तो ऐसा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जितना आपने टाइम घर पे गुजारा था, अब मेहनत ज़्यादा फास्ट करें, अपने टीचर के साथ मिलें, उनसे क्वेश्चनिंग करते रहे, इंशाल्लाह हालात मज़ीद भी अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म हुआ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।